Hello dear students, good morning and welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोग इस चैप्टर की सीरीज को समझते समझते एक पॉइंट पर आ रुके थे, जहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो लगभग जो वैद्युत बल है उसके कॉन्सेप्ट से ही सिमिलरिटी रखता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हम ये बात करते हैं कि एक वैद्युत आवेश जिस पर कि कोई आवेश उपलब्ध है, सपोज धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसमें कि अगर किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए तो वो बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आवेश है क्यों, उसके चारों ओर उस आवेश के कारण, उस पर उपस्थित आवेश के कारण, उस पर कितना भी आवेश है, 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम, उसके कारण चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण होगा, एक फील्ड का निर्माण होगा। और वो फील्ड का क्या यूज होगा? जब भी मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को उस फील्ड में लाऊंगा, उस क्षेत्र के अंदर लाऊंगा, तो उस पर बल लगेगा। ठीक हो गया? तो ये था वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट। और इसमें हमको काफी सारी चीजें पिछली क्लास में समझ में आई थी कि जो धनावेशित कण होते हैं उनका वैद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर अग्रसर होता है, जबकि ऋण आवेशित कणों का अंदर की ओर अग्रसर होता है ना। तो इन चीजों को हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र को और एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और कुछ चीजें उसमें नोट डाउन करेंगे, ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम वैद्युत क्षेत्र पर आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो भौतिक अवधारणा है कि क्या इसकी भौतिक रूप से हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है मेल खाता है हमारी भौतिक उसके उपयोग के आधार पर। ठीक है, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में किस प्रकार से वो सिमिलरिटी रखता है वैद्युत क्षेत्र से, इसको हम समझेंगे। और ये स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल हम आज की क्लास में करने वाले हैं, तो आप अपना ध्यान जो है स्क्रीन पर बना के रखिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो लैंग्वेज उनकी काफी टफ होगी लेकिन क्वेश्चंस इजी हैं। तो लैंग्वेज समझने का काम मैं आपको बोलता हूँ कि 12th लेवल के, आपके लेवल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सकें। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या आपसे मांग की जा रही है, उसको अगर आप समझ गए तो उसके बाद की कहानी जो है आसान हो जाती है। तो समझ रहे होंगे आप। उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे बच्चों। और आप लोग जुड़ चुके होंगे, कॉपी पेन के साथ अपनी पोजीशन ले चुके होंगे। हम चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर, आप अपना ध्यान रखिए स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, हमारा टॉपिक है आज का विद्युत क्षेत्र, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका, हमने कहा था कि दो आवेशों के बीच एक आवेश जो है अपने चारों ओर हमेशा एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक आवेश हमेशा अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, है ना। तो उसमें दो आवेश हम लोग उपस्थित होते हैं। पिछली क्लास में भी ये डायग्राम हमने देखा था। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर क्या होगा? इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा जो कि बाहर की ओर अग्रसर होगा, है ना। ये क्षेत्र में क्या करेंगे? ये क्षेत्र में किसी टेस्ट चार्ज Q0 के लेके आएंगे हम। Q0 क्या है? Q0 इज टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होगा? इस क्षेत्र में आकर के बाहर की ओर उस पर बल लगेगा, है ना। तो यहां पर दो प्रकार के आवेश हम देख रहे हैं। एक तो ये वाला आवेश है, एक ये वाला आवेश है, दिस वन, जिससे कि विद्युत क्षेत्र जो अपना वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, जिसका कि वैद्युत क्षेत्र हम परीक्षण कर रहे हैं, तो इसे हम स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज कहेंगे। ठीक हो गया? तो सोर्स चार्ज हो गया कैपिटल Q,
ठीक है, जो यहाँ पर बीच में चार्ज रखा है कैपिटल Q, ठीक। और उसके बाद परीक्षण आवेश कौन सा हो गया, Q0। परीक्षण आवेश की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। परीक्षण आवेश क्या होता है, एकांक धनात्मक आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। दैट मीन्स कि परीक्षण आवेश क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज की आवश्यकता है। अगर सोर्स आवेश नहीं होगा तो हम लोग किसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र को ढूंढेंगे। सेकंड चीज, हमें टेस्ट चार्ज की आवश्यकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए। दो टर्म्स हमने आपको बताए थे पिछली क्लास में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र इस आवेश के चारों ओर होगा, लेकिन कितना होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको हम कैसे पता लगाएंगे, एक परीक्षण आवेश लाकर। परीक्षण आवेश का अपना कोई आवेश हम ये मानते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका आवेश हुआ तो उसके कारण Q में भी कुछ ना कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है ना। इस केस में तो प्रतिकर्षण होगा, हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि Q जो है, ये वाला आवेश जो है, ये अपनी स्थिति पर बना रहे, ठीक है। जो हमारा सोर्स चार्ज है, ये बिना आकर्षित या बिना प्रतिकर्षित हुए अपनी स्थिति पर बना रहे। और ये Q0 जो परीक्षण आवेश है, जो टेस्ट चार्ज है, ये कितना आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, हमको ये पता लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको धनात्मक आवेश लेते हैं, बट एकांक मतलब इसकी वैल्यू जो है बहुत कम रखते हैं, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग वैद्युत क्षेत्र जो हम एक इस आवेश ने अपने चारों ओर उत्पन्न करा है, उसकी तीव्रता को नापने के लिए हमें परीक्षण आवेश को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक। और परीक्षण आवेश इंक्लूड करके ये पता लगाकर इसमें कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिसाइड कर लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम रखते हैं, जो आपने नोट डाउन करना है, और बाकी जो मैंने आपको समझाने के लिए रखा था उसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमारा डायग्राम हमने बनाया था उसमें जो सोर्स चार्ज था वो Q आवेश था जो कि बीच में था, ठीक है। और जो हमारे पास परीक्षण आवेश है वो Q0 है, उसको हम Q0 से डिनोट करते हैं, जो कि एकांक धनात्मक आवेश होगा। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, विद्युत क्षेत्र के रिगार्डिंग, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर वन तो ये है कि हमने बात करी थी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। उसकी तीव्रता को हम इस प्रकार से नापेंगे, E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। यानी कि जो हम परीक्षण आवेश लाए हैं, परीक्षण आवेश पर जो बल लगा है F, परीक्षण आवेश पर जो बल लगा है और परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात ही हमारा विद्युत क्षेत्र यहां पर डिसाइड करेगा, ठीक हो गया। अब यहां पर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि Q0 का मान जो है वो 0 की तरफ अग्रसर है, 0 की तरफ अग्रसर। Q0 टेंड्स टू 0 मतलब कि Q0 0 नहीं है, 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ मान है उसका, लेकिन 0 नहीं है और 0 से बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक हो गया। मतलब Q0 का मान बहुत कम है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट समझ गए, ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे कि जो Q आवेश है, जो Q आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है हम स्मॉल q के पदों में करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पॉइंट पर, जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं, ये आवेश था हमारे पास Q और इसके चारों ओर
सपोज इसने विद्युत क्षेत्र जनरेट करा, तो यहाँ पर मैं परीक्षण आवेश Q0 को रखूंगा तो कुछ अलग मान लिखेगा मिलेगा मुझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ अलग मिलेगी, इसके नजदीक रखूंगा तो कुछ अलग मिलेगी, इसके काफी दूर रखूंगा तो कुछ अलग मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर पॉइंट पर मुझे एक समान जो वैल्यू है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मिले। तो जो आवेशित कण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो परिवर्तित प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेरे साथ, सेकंड पॉइंट में लिखिए, आवेश की विभिन्न स्थितियों, आवेश की विभिन्न स्थितियों के लिए वैद्युत क्षेत्र E के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न मान सॉरी प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता किस प्रकार से नापी जाएगी, किस प्रकार से नापा जाए कि वैद्युत क्षेत्र कितना प्रबल है अथवा दुर्बल है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो ये हमें ये बताता है कि डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर हम चार्ज को रखेंगे तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है आवेश से बाहर की ओर, हमने देखा था डायग्राम, हमने डायग्राम देखा था बाहर की ओर होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण यानी ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से अंदर की ओर, आवेश के अंदर की ओर। ठीक है, तो धनात्मक आवेश में अंदर से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है और ऋण आवेश में बाहर से अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, आवेश Q के द्वारा समान दूरियों पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। यानी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर जो है वो इक्वल होगा। कब? जब आवेश Q से समान दूरी पर, सपोज ये आवेश Q है और इससे समान दूरी पर ये गोला बना दिया मैंने, एक दूरी ये ले ली यहाँ से यहाँ की, एक दूरी ये ले ली, एक दूरी ये ले ली। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिए मैंने, P, Q और R। तो तीनों पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो समान होगा, क्योंकि ये तीनों बिंदु जो है कि आवेश Q से समान दूरी पर स्थित है। आई बात समझ में?
तो ये पॉइंट्स हमारे जो है इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड आपको पॉइंट जो है याद रहने चाहिए, आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग हम डिस्कस करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा एक पॉइंट इसमें मिस हो गया है, उसको लिख लीजिए। जो अभी हमने विद्युत क्षेत्र देखा था, का सदिश रूप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। आपको पता है विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, यानी इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण कितना है ये हमने अभी पता लगाया था, हमने नोट डाउन करा था कि जो इसका परिमाण होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। और F कितना होगा, F कितना होगा भाई, हमने दो आवेश बात करी, एक आवेश Q है, ये सोर्स चार्ज है, ये परीक्षण आवेश है, इनके बीच में लग रहा बल कितना होगा, कूलाम के नियम से हम बता सकते हैं। कूलाम के नियम से हमने क्या बताया था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो बताया था, है ना। और इसके अपॉन में Q0 भी है, ये तो ऊपर वाला F हो गया, ये बल हो गया विद्युत बल, और नीचे वाला Q0 हो गया। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू Q0, और ये Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट विल बी के Q बाई R स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मात्रात्मक रूप, यानी इसका परिमाण। दिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछली क्लास में भी आपको बताया था, यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यानी एकांक सदिश। तो ये हो गई इसके साथ दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों हमको पता लग गई, मतलब ये क्या है, इसका सदिश रूप है। ये क्या है, इसका सदिश रूप है। आर कैप मतलब, आर कैप मतलब क्या बताया था पिछली क्लासेस में, जहां आर कैप मतलब एक क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आर का एकांक सदिश कैसे निकलेगा, आर सदिश हम लेंगे, सदिश आर लेंगे और उसके परिमाण से उसको भाग कर देंगे। परिमाण को हम कैसे लिखते हैं, मॉड लगा करके। ये बात ध्यान रहेगी, ये बात ध्यान रहेगी, आई होप ध्यान रहेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे। ये सदिश का कॉन्सेप्ट आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपने 11th क्लास में बातें सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसके साथ आर कैप। ये क्या बताएगा, ये हमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बताएगा, और इसके बाद जो आर कैप है ये हमको दिशा बताएगा। तो परिमाण और दिशा दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, तो ये ई का सदिश रूप हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अबव रिटर्न पॉइंट है, इसलिए इसको फटाफट से नोट डाउन आप कर लीजिए। इसको आप नोट डाउन करके अपने हिसाब से जैसे भी आप इसको रखना चाहते हैं रखिए, क्योंकि अभी हम इसको इरेज करेंगे और यहाँ पर हम लोग समझेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी तक हमने किस बात के ऊपर डिस्कशन किया डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस बात के ऊपर डिस्कशन किया कि जो आवेश है वो अपने चारों ओर एक आवेश जो है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अभी हमको देखना है कि आवेशों का निकाय हो, अगर एक आवेश से अधिक आवेश होंगे आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, पहले आपने नोट डाउन कर लिया नीचे वाला पार्ट,
ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है कि हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को नाप रहे हैं। ठीक है, और इसके आसपास जो है भिन्न भिन्न आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है। ठीक है, तो अगर हम आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा, कॉमा पृथक पृथक आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज अभी जो डायग्राम हमने बनाया था वहां पर 3 आवेश हैं। ठीक है, और हमको बिंदु O पर उपस्थित आवेश निकालना। तो बिंदु O पर उपस्थित जो आवेश होगा EO या फिर E0 इज इक्वल टू बिंदु 1 पर आवेश जहां पर आवेश Q1 रखा है, बिंदु 2 पर आवेश जहां पर आवेश Q2 रखा है, सॉरी विद्युत क्षेत्र, और बिंदु 3 पर विद्युत क्षेत्र जहां पर हमने आवेश Q3 रखा है। तो तीनों बिंदुओं पर क्या कहा हमने कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृथक पृथक आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के सदिश योग होगा। तो बिंदु 1 पर कितना विद्युत क्षेत्र था आवेश Q1 के कारण, वो हमने निकाला। बिंदु 2 पर आवेश Q2 के कारण कितना विद्युत क्षेत्र था वो निकाला, और बिंदु 3 पर आवेश Q3 के कारण कितना विद्युत क्षेत्र था वो निकाला, और उसके बाद उनको जोड़ दिया, उनका क्या कर दिया, सदिश योग कर दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं सदिश योग। जब सब इन सब के ऊपर सदिश लगा हुआ है ना, एरो लगा हुआ है, मतलब कि हमने क्या करा, इनका सदिश योग करा। तो हम इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, हमें इन्हें सदिशों के योग के जो नियम होते हैं उनके अंडर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट कि आवेशों के निकाय के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होता है। ये आपको याद आ रहा होगा कि हमने जो सिद्धांत पढ़ा था अभी कुछ दिनों पहले, अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसके बिल्कुल सिमिलर है। देखो बच्चों, अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो एज सेम एज है किसके, विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो विद्युत बल के कॉन्सेप्ट के समान है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में हमने क्या बोला कि एक जो विद्युत आवेश है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जिसमें कि कोई अन्य आवेश हम लाए, परीक्षण आवेश लाए, तो वो बल का अनुभव करता है। विद्युत बल में यही बात बोली थी कि दो आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने विद्युत के, अगर हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, तो वो उन सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का पृथक पृथक आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उनका सदिश योग है। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। विद्युत बल में भी हमने जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि दो आवेशों के बीच बल को चलो हम कूलाम के नियम द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब आवेश 2 से अधिक होंगे तो तब क्या होगा, तो तब जो लगने वाला बल होगा कितना होगा, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों, हर एक आवेश द्वारा उस पर लगने वाले बल का सदिश योग होगा। ये भी हमने वहां पर पढ़ा था, ये भी हमने वहां पर पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो नेट बल है वो शून्य होगा, नेट बल विल बी 0। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने जो बात पढ़ी वही हमको यहाँ देखने को मिल रही है आवेशों के निकाय के कारण। तो जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है विद्युत आवेश के कॉन्सेप्ट को। विद्युत आवेश के जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसको समझने में हमें थोड़ा सा मदद ये कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात को लिख लीजिए, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए अपने शब्दों में। E इज इक्वल टू इज E1, EO इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर बात करें हम, नोट डाउन आप कीजिए, एक डायग्राम बताता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी, तो आपको डायग्राम जो है याद रहना चाहिए, डायग्राम समझ में आना चाहिए। चलिए, तो सपोज Q1, Q2 और Q3
तीन आवेश हैं, इनके कारण ये बिंदु O है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हमको गणना करनी है, इसकी गणना करनी है। ठीक है, ये तीन आवेश हैं, इसके कारण O बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम आवेश Q0 को रखेंगे, आवेश Q0 को रखेंगे, है ना, परीक्षण आवेश को लाएंगे। ठीक हो गया। और परीक्षण आवेश के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसको निकालेंगे। ई निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, F/Q0। ठीक है, तो कितना आएगा, K Q1/R², है ना। ऐसे यहाँ पर निकालेंगे, ये E1 हो गया, E2 निकालेंगे K Q2/R², और ऐसे इस प्रकार से E3 निकालेंगे, E3 K Q3/R²। K का मतलब क्या है, K की वैल्यू आपको पता होगी 1/4πε0, ये कूलाम के नियम में जो कांस्टेंट आता है वो है K। ठीक है, और अब हम EO निकालेंगे, या फिर O पोजीशन पर जो विद्युत क्षेत्र है, हमने क्या बोला, अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र K सदिश योग के बराबर, मतलब K Q1/R²। ठीक है, तो ये दूरी R1 ले लेते हैं हम, तो सदिश योग मतलब दिशा भी आएगी। ठीक है, दूसरा K Q2/R2², K Q2/R2², यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी दिशा आ जाएगी। ठीक है, ये R1 R2 अलग अलग ले लीजिए, क्योंकि तीनों बिंदु जो होंगे अलग अलग दूरी पर भी हो सकते हैं। और K Q3/R3², और यहाँ पर R3 का गैप आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम O बिंदु पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं Q1 Q2 Q3 आवेशों के कारण। ठीक हो गया, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो ये लाइन आप लिख लीजिए ऊपर वाली, और इसको अपने टर्म्स में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं आप समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं अब। यहां से हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का है। क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ। इसमें जो वैल्यूज हैं वो नहीं रिटर्न है, तो वैल्यूज मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है कोई इलेक्ट्रॉन डैश परिमाण के, तो यहाँ पर एक वैल्यू है, इसको मैं लिख रहा हूँ, कितना परिमाण है, 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में दूरी तक गिरता है। कितनी दूरी तक गिरता है, ये दूरी भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। उत्क्रमित मतलब उल्टी कर दी जाती है, तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, बट मैं इसके जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन मैंने आपके लिए रीड कर दिया है एक बार। ओके, तो समझ में आपको आ गया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन में रीड कर दूंगा। तो जो जो वैल्यूज हमको गिवन है यहाँ पर, वो है वैद्युत क्षेत्र की एक समान विद्युत क्षेत्र, E की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और कितनी दूरी तक ये गिरता है। तो जो दूरी स्मॉल r है, दूरी स्मॉल r सॉरी, वो है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको डिटेल्स दी हुई हैं, पहले आप इन्हें चेक करेंगे कि ये एसआई पद्धति में है या नहीं है। पहले आप चेक करेंगे एसआई पद्धति में है या नहीं। तो सेंटीमीटर जो है एसआई पद्धति में नहीं है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे
1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने से भाग देते हो? 100 से। 100 मतलब 10 की घात -2 मीटर। भाग देना मतलब 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं ना, बट गुणा करेंगे तो 10 की घात 2 होगा, लेकिन जब भाग देंगे तो 10 की घात -2 होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे, ये तो क्वेश्चन में जो बातें थी बताई हुई वो हमने नोट डाउन कर ली। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की साइड चलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बाकी वैल्यूज भी यहाँ पर लिखूंगा, बट जो डायग्राम है, एक क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है। ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ध्यान रखना आप, जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है उसमें जो विद्युत क्षेत्र एक समान होता है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन से ऋण की तरफ जाती हैं, ऐसे। अभी लिखवाऊंगा इस बात को मैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हमने क्या करी, उसकी डायरेक्शन उत्क्रमित कर दी, मतलब ऐसा हो गया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब की बार ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें बीच में हमने क्या रखा, एक इलेक्ट्रॉन को रखा, एक इलेक्ट्रॉन को रखा, और इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर गिरा, ठीक है। अब की बार हमने क्या करा, एक प्रोटॉन को रखा, तो प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज होगा उसके ऊपर, और अब की बार वो उतनी ही दूरी तक गिरा, मतलब 1.5 सेंटीमीटर तक ये भी गिरा। हमें पता लगाना है कि कितना समय इसको गिरने में लगा, हमें ये पता लगाना है कि कितना समय इसको गिरने में लगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमको गिरने में लगे समय को निकालना है, यानी हमको टी फाइंड आउट करना है। टी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गति के समीकरण है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका उपयोग हम कर रहे हैं। इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, देखो u तो जीरो होगा, प्रारंभिक वेग तो जीरो होगा, है ना। स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग कितना होगा, जीरो होगा। अब ये वाला पद जीरो हो जाएगा। s दूरी हमको दी हुई, कितनी दूरी तक गिरा, ये हमारे पास गिवन है। a हम निकाल सकते हैं, a कैसे निकालेंगे, a बराबर F अपॉन m, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। तो बल हम निकाल सकते हैं, है ना, निकाल तो सकते ही हम बल। और क्योंकि बल हमें पता है कि कितना बल इसमें लग रहा होगा, विद्युत क्षेत्र हमें दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र का बल के साथ क्या संबंध है, F अपॉन क्यू जीरो। तो बल में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू जीरो। तो क्यू जीरो की जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो है वो हमें पता है, ठीक है। तो m क्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m ही हो जाएगा, मतलब त्वरण निकल जाएगा। और समय हमें निकालना है, तो देखो S हमें दिया हुआ है, A निकल जाएगा और समय निकालना है। तो तीन में से अगर दो राशियां दे रखी है, एक निकालनी है, तो ये हमारे लिए इजी टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अब देखिए फटाफट मैं इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं आपके सामने, और सॉल्यूशन मैं नहीं करता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि आपको क्या क्या करना है, और आंसर इसके मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो आप इसको करिए, और अगली क्लास में, जो कि अभी से कुछ समय बाद होगी, नेक्स्ट क्लास के बाद एक और क्लास होगी, तो उसमें आपको आंसर्स पता लग जाएंगे। सबसे पहले आप त्वरण निकालिए, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। तो बल कैसे निकालेंगे बताया था मैंने, क्यू ई, है ना, अपॉन द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, ठीक है। ई की वैल्यू आपको दे रखी है, ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, निकाल सकते हैं। त्वरण निकल जाएगा, त्वरण निकलने के बाद आप समय निकाल सकते हैं उसी समीकरण से, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो ये वाला पद तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि u जीरो है, तो यहाँ से S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको t निकालना है समय, तो ये आ जाएगा 2s बाई a का अंडर रूट। तो ऐसा आपको दे रखा है, कितनी दूरी तक गया, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और a आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, t इज इक्वल टू पता लग जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आप लोग जो है होमवर्क में करके लाएंगे। तो जब आप समय इसका निकाल देंगे,
तो आपको क्या पता लग जाएगा, दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय। तो ये आपने पहले प्रकरण में गिरने में लगा समय, ये वाला पहला प्रकरण है और ये वाला दूसरा प्रकरण है। तो पहले प्रकरण में गिरने में लगे समय को आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरे प्रकरण में गिरने में लगे समय को भी ठीक इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। बस वहां पर आवेश की जगह प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान की जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद ठीक इसी प्रकार से आप प्रोटॉन के लिए भी करेंगे। मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको बता देता हूं, हालांकि आपने अगर पिछली क्लासेस अटेंड करी होंगी तो आपको ये चीजें याद होंगी। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है और आवेश प्रोटॉन पर उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो वहां से आप प्रोटॉन का त्वरण निकाल लेंगे और उसको गिरने में लगे समय को निकाल लेंगे। जब आप दोनों समय को निकाल लेंगे तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन की जो घटना है उससे हमको इसकी तुलना करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास में जो बातें की गई वो आपकी समझ में आई होंगी और आपको आज की क्लास पढ़ के कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं जो बातें आपको बताई गई वो आप एक बार रिवाइज जरूर करेंगे और जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसे करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।